प्रधानमंत्री की बात करें तो वो पहले से ही कल आ चुकी हैं और तमाम जो राष्ट्रपति हैं जो वो भी आने हैं तमाम देशों के। तो ऐसे में ये उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है आपके पास से मोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। मोहित, अगर बात करें कैबिनेट की, क्या कौन कौन से नाम अब तक शामिल आ चुके हैं, सामने आ चुके हैं? कौन कौन मोदी की कैबिनेट में आज प्रधानमंत्री पद के साथ साथ मंत्री पद की शपथ ले सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी अभी तक 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, तो फिर किसी तरीके की जो कमी थी वो बीजेपी के कैबिनेट्स में जो कैबिनेट था उसमें बीजेपी की कमी किसी तरीके से नहीं खली थी। लेकिन अब की बार एनडीए को जो है वो ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, इसीलिए अनुप्रिया पटेल को जो है पहले भी मंत्री थी फिर मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो जयंत चौधरी का नाम इस बार शामिल किया गया है, बताया जा रहा है उनको कॉल आ गया है। उसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, उनका नाम भी सामने आया है। आपको बताते चलूं, जीतन राम मांझी हमसे बिहार में हम पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सांसद जीत के है, उनको यहां पर जगह दी जा रही है। उसके अलावा सुदेश महतो को जगह दी जा रही है। उसके अगर ये इसी तरीके से नितिन गडकरी का नाम भी आ रहा है और साथ ही साथ राजनाथ सिंह, तो तमाम बड़े नाम आ रहे हैं। खुद अमित शाह का नाम आया है। अब ये सारे नाम सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे उनको कॉल जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर में ज्यादा बड़ा स्वरूप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट 3.0 का सामने आ जाएगा। सबको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको एक बार फिर कैबिनेट में जगह मिल रही है, क्योंकि काम के आधार पर प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं उनके काम के आधार पर ही वो अपने इनाम स्वरूप कैबिनेट में जगह देते हैं। जो ज्यादा काम करेगा उसको पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, इस बात को कहा जाता है। लेकिन इस बार कैबिनेट में जरूर एनडीए की झलक बड़े तौर पर नजर आने वाली है। बिल्कुल, और सहयोगी दलों को साधे रखना भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं थी। जिस तरह से एनडीए अलायंस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि हम भी सरकार बनाने की कोशिश करें, तमाम दलों से बातचीत कर रही हैं, और वैसा आज की कैबिनेट में भी मोहित देखने को मिलेगा। ज्यादा प्रेफर अभी फिलहाल एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उन पर ज्यादा बीजेपी फोकस कर रही है। मंत्रिमंडल की बात की जाए, कैबिनेट विस्तार की बात की जाए, इन सभी चीजों पर। जी बिल्कुल, टीडीपी, देखिए टीडीपी को जहां कैबिनेट में बड़े पद मिल सकते हैं तो वहीं जेडीयू का भी यही स्थिति है, उनको भी जो है बड़े पद जो है कैबिनेट में दिए जाएंगे। उसके अलावा जो है वो अनुप्रिया पटेल को फोन आ गया, जिस तरीके से मैंने बताया, जयंत चौधरी को फोन आ गया। दोनों के पास, अनुप्रिया पटेल के पास 1 सांसद है तो जयंत चौधरी के पास 2 सांसद है। इसके अलावा चिराग पासवान जो कि एलजेपी-आर के जो अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, उनको भी फोन आ गया है। तो सभी सहयोगियों का भी पूरा ध्यान जो है इस कैबिनेट में रखा जा रहा है। सभी को प्रतिनिधित्व मिले, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और यही तस्वीर जो है शाम को आपको राष्ट्रपति भवन से भी देखने को मिलेगी। जी हिमांशु, अगर बात की जाए पिछली बार 2019 की कैबिनेट की, तो उत्तर प्रदेश से एक भारी भरकम टीम थी। करीब 12 कैबिनेट मिनिस्टर से जो उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगहों से जीत कर आए थे। लेकिन इस बार अभी फिलहाल 2 नाम चल रहे हैं। क्या 2019 वाली कैबिनेट की तरह ही 2024 वाली कैबिनेट हो सकती है? उत्तर प्रदेश के तमाम जो सांसद जीत कर आए हैं उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा? क्या उतनी ही मजबूत उत्तर प्रदेश से टीम रहेगी? हिमांशु, और देखिए जिस तरह का रिजल्ट उत्तर प्रदेश से मिला है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उतना तवज्जो उत्तर प्रदेश को इस बार मिलने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ अगर हम बात करें यूपी के अंदर कुल 80 में से 33 सांसद ही जीते हैं यूपी के अंदर, और इसके अलावा जो 12 कैबिनेट मंत्री यूपी से रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनमें से 9 मंत्री हारे हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की हार यूपी के अंदर हुई है, जिसकी उम्मीद नहीं थी बीजेपी को बिल्कुल भी, और वहीं पर सबसे ज्यादा लॉस भी यूपी के अंदर बीजेपी को देखने को मिला है। तो ऐसे में पोर्टफोलियो किसको कौन सा जाता है? हालांकि राजनाथ सिंह अपने आप में बड़ा नाम है और लखनऊ से चुनाव जीते भी हैं और रक्षा मंत्री रहे भी हैं, तो उनके पास जो पोर्टफोलियो रहा है शायद वही रिपीट किया जाएगा, उसमें कोई दोराय नहीं है। ऐसा पहले से कहा भी जाता, जो बड़े पोर्टफोलियो हैं बीजेपी उनको अपने पास ही रखेगी। लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा है, क्योंकि वो पहले भी चुनाव हारी थी, उसके बाद उनको फिर भी कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन इस बार लगता नहीं कि बीजेपी ऐसा दोबारा दोहराएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाली प्रत्याशी इस बार वो रही हैं और मंत्री रही थी। उसके बावजूद भी अमेठी की जनता ने उन्हें नकार दिया। तो ऐसे में दोबारा मोदी मंत्रिमंडल के अंदर कैबिनेट में उनको जगह मिलना
बेहद मुश्किल लग रहा है। यही वजह है कि अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे कॉल का पहुंचना, तो उनके पास कॉल अब तक नहीं पहुंचा है। अनुप्रिया पटेल के पास कॉल पहुंच ही चुका है। और जयंत चौधरी, अगर जो बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। मध्य प्रदेश में भी 29 की 29 सीटों पर बीजेपी जीती है और वहां तो शिवराज सिंह चौहान एक रिकॉर्ड अंतरों से जीते, करीब 8.5 लाख वोटों से। उन्हें क्या कुछ तवज्जो दी जा सकती है बाकी राज्यों की अगर बात की जाए तो? देखिए, अगर बाकी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर पांचों की पांचों क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने इस बार। और उसमें से अगर हम बात करें, अनिल बलूनी जो बीजेपी के एक तरह से प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश भी दिया करते थे और उनको तवज्जो मिल सकती है, वो जो मोदी की कैबिनेट है उसमें शामिल हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल के अंदर उन्हें शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड के अलावा बात करें जेडीयू या टीडीपी के अंदर, तो इनके इस पार्टी के अंदर तकरीबन टीडीपी में हम बात कर लें, क्योंकि इनके 16 एमपी हैं, इनमें से 4 को तवज्जो मिल सकती है। 4 जो सांसद हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि टीडीपी की तरफ से पहले ये मांग भी उठाई जा रही थी, जो खबरें मिल रही थी कि लोकसभा स्पीकर की मांग भी ये कर रहे थे। तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर को तो बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि 3 की जगह 4 मंत्रालय उनको जरूर दे दिए जाए। जेडीयू की बात कर लेते हैं। जेडीयू जो बिहार से की बात करें तो वहां से उनको भी 3 मंत्रालय मिल सकते हैं। खासतौर पर उन्होंने जिस तरह से नीतीश बाबू ने ये हंसते हुए बंद से स्पीच भी दी थी और ये कहा था कि बिहार का विकास होगा और बिहार को एक अग्रिम राज्य का दर्जा देने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में रेल मंत्रालय, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर बिहार को मिलता रहा है, ठीक है हिमांशु, यानी कि कहीं ना कहीं अभी सहयोगी दलों को साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। सहयोगी दल जो है उनके वो नाराज ना हो, उनकी जो मांग है, जो मंत्रालय उनकी तरफ से मांगा गया है, उसको बीजेपी ज्यादा प्रेफर कर रही है। शुभम, आपके पास आएंगे, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है। कौन कौन शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंच रहा है? कि मुख्यमंत्री 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, इसके अलावा क्या दोनों डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो तमाम जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, उन सबके भी पहुंचने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके ठीक बाद अभी खबर आ रही है कि एक डिनर समारोह रखा गया है उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम मंत्री इस डिनर में जो है पूरी तरीके से सहभागिता करने के लिए निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। दोनों डिप्टी सीएम की अगर बात करूं तो परसों जो एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, उसके बाद से वो राजधानी लखनऊ में जो कैबिनेट बैठक थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, उसमें भी शामिल नहीं हुए थे। बताया जा रहा था कि जो है वो दिल्ली ही रुके हैं और खास तौर से यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण के समारोह के कार्यक्रम के मद्देनजर। लिहाजा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम मंत्री के पहुंचने का सिलसिला भी लगभग शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तमाम बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की सरकार की मंत्री कैबिनेट के वो भी पहुंचेंगे और बड़ा कार्यक्रम है। और उसके बाद चूंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक जो है डिनर का कार्यक्रम रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर, और इस डिनर के दौरान तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हार के कारण रहे, इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं। ये प्रमुख चीज निकल करके सामने आ रही है। तो बात करें अगर कि कौन कौन लोग पहुंचेंगे, तो सभी कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने की बात कही जा रही है, शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे।